Hi friends, this is Soyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Shukla & Company। कल की क्लास आपकी पहली क्लास थी, इंट्रो क्लास थी। उसी क्लास के कंटिन्यूएशन में आज हम सीखने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कास्ट के बाद हम सीखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट लाइन। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हर जगह इकोनॉमिक्स है। आप ये बात को मानिए, डेली रूटीन लाइफ में आप जहाँ नज़र उठा के देखो इकोनॉमिक्स, और उस इकोनॉमिक्स में हर प्लेस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात होती है। देखिए, यदि हमारे पास तीन अल्टरनेटिव हो ए बी सी, हमारे पास तीन काम अल्टरनेटिव शब्द छोड़ दीजिए। यदि एक जगह में कमाई 80 रुपये होती है, एक जगह कमाई 100 रुपये 110 रुपये होती है, और जो कमाई 120 रुपये होती है, ठीक, मैं आपसे कहूँ एज ए रेशनल थिंकर यू मस्ट चूज ऑप्शन ए। आप ऑप्शन ए चूज करोगे क्योंकि यहाँ पे अर्निंग सबसे ज़्यादा है, ठीक। अब इस चीज़ को मैं अभी कह रहा हूँ कि आप अवॉइड करके देखो। मान लो कि आप ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें आपको 120 रुपये मिल रहे हैं। अब मैं कहूँ हमारे पास एक और जॉब है, ऑप्शन ए है आपके पास। अब ऑप्शन ए आप पकड़ लोगे। क्यों पकड़ लोगे? क्योंकि आप कहोगे कि मैं 110 पे काम तो कर ही रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे 110 मिलना चाहिए दूसरे काम को करने के लिए, दूसरे बिजनेस को रन करने के लिए। और यहाँ हमको मिल रहा है 110 प्लस 10 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अर्निंग मोर हो गई, मोर अर्निंग, ऑब्वियस है हम स्विच कर जाएंगे। पर इस काम को पकड़ने में हमने क्या गवाया? मैं 10 प्लस एक्स्ट्रा क्यों करके लिखा हूँ दोस्तों, कि आप एक्चुअल में नए जगह 120 नहीं कमा रहे हैं, आप एक्चुअल में नए जगह 110 ही कमा रहे हैं। आप कमा कितना रहे थे? 110, अब जाके 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हो आप। तो जो 110 रुपये आपने छोड़ा है ना दोस्तों, आप ये किसी से मत करना कि मैं 120 रुपये कमा रहा हूँ। मैं कहूँगा 120 रुपये आप कमा रहे थे, क्या आपने 120 रुपये आज कमाना शुरू किया है? नहीं ना, इससे पहले आप खुद 110 रुपये कमा रहे थे। अब 10 रुपये आपने ऐड कर लिया है, आपकी एक्स्ट्रा इनकम 10 रुपये हुई है ना कि 120 रुपये। तो आपने कितने का सेक्रीफाइस किया? आपने 110 का सेक्रीफाइस कर लिया। गेन कितने का किया? 120 गेन कर लिया। अल्टीमेट गेन आपको 10 रुपया। अब यही आता है अपॉर्चुनिटी कास्ट में। एक अवसर दूसरे अवसर को त्याग के मिला है, एक अवसर हमने दूसरे अवसर को छोड़ के प्राप्त किया है। तो जो नए अवसर के लिए हमने सेक्रीफाइस किया है, वो सेक्रीफाइस कास्ट ही हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। It is cost of sacrifice opportunity in acceptance gaining opportunity। मैंने कहा ये सेक्रीफाइस जो है अपॉर्चुनिटी का, जिस कास्ट का हमने सेक्रीफाइस किया है किसी नए अपॉर्चुनिटी को गेन करने में, वो कास्ट हमारा क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इसको बहुत शॉर्ट में लोग बोलते हैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। दोस्तों, बुरा नहीं मानना, बहुत दोस्त बस इतना याद ही रखते हैं, कास्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। लेकिन यदि मैं पूछूं कास्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो गया, कास्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो उनको इतना नहीं पता था कि किस चीज़ को मैं अपॉर्चुनिटी कास्ट कहूँ।
मैं कह रहा हूँ आपने ऑप्शन ए ऑप्ट किया, यदि आपको ये बात मैं ना बताता तो क्या आप कहते हो कि आपका अपॉर्चुनिटी कास्ट 110 रुपये था। यदि ये डिफिनेशन आप क्यों पढ़ोगे तो आप कहोगे हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट 120 रुपये हो गई, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हमको 120 रुपये में दिख रहे थे, हमने 120 रुपये अपॉर्चुनिटी कास्ट। नहीं दोस्तों, हमने कितना सेक्रीफाइस किया इसको पाने के लिए, वो हमारा होता है इस नेक्स्ट बेस्ट को पाने में हमने सेक्रीफाइस 110 रुपये का किया है, तब हमको एक्स्ट्रा 10 रुपये मिले हैं। 120 थोड़ी ना अर्निंग हुई है, 110 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। तो इस नए अपॉर्चुनिटी के लिए हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या हो गया, 110 रुपया। ठीक है, तो दिस इज द कास्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आई थिंक कि आप समझ पाएंगे कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है। किसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ऑकर करने में, ऑप्ट करने में, एक्सेप्ट करने में हम जिस कास्ट को सेक्रीफाइस करते हैं वो कास्ट हमारा होता है अपॉर्चुनिटी कास्ट। आपने कहा कि आप 110 रुपये कमा रहे थे, मान लो आपकी नई नौकरी लगी है, आप 0 पे थे, आप तुरंत 100 रुपये कमाने लगे, तो भी आपने 0 से 100 रुपये सेक्रीफाइस किए हैं। आपको कितना सेक्रीफाइस किया, अपॉर्चुनिटी कास्ट बताओ, तो मैं कहूँगा यहाँ अपॉर्चुनिटी कास्ट है ही नहीं है, क्योंकि पहले मैं कुछ कमा ही नहीं रहा था, सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं, तो कहाँ से अपॉर्चुनिटी कास्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो आई थिंक कि आपने अपॉर्चुनिटी कास्ट समझ लिया होगा। आइए देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है दोस्तों। मैं कहूं आपकी प्रोडक्शन है बाइक की, ठीक, आप 2 तरह की बाइक बनाते हो। ए टाइप की बाइक बनाते हो जिसमें आपको 200 रुपये कास्ट लगते हैं, अब बी टाइप की बाइक बनाते हो जिससे आपको 250 रुपये कास्ट लगते हैं। आर वाली कंडीशन है, और दोनों में आपको कितना लगा, यदि बनाना हो तो 450 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ऐसा है कि दोनों को छोड़ो, एक नया टाइप सी बनाते हैं और इसमें 750 रुपये की लागत है, अर्निंग भी बहुत अच्छी दे रही है, 750 रुपये लग रही है, तो कैसे। या आप अर्निंग मान लो कि ये 200 रुपये कमाई देती है, 250, ये 450, कुल मिला के ये 750। मैंने क्या कहा कि इन दोनों को आप क्या कर दो, बंद कर दो, हम शुरू करते हैं प्रोडक्शन सी का। अब आप के लिए यदि मैं एज ए होल देखूं तो ये 450 के बदले जो सी पे हमें, मैंने कहा सी को अभी हम प्रोडक्शन करेंगे तो सी के लिए जो अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी 750 रुपये होगी। ठीक, सी के लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट कितनी हो गई, 450 रुपये की हो गई। अब 450,000 कर लो आप, 450,000, 4.5 लाख हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कहूँ एज ए होल देखा मैंने, अपॉर्चुनिटी कास्ट हो गई, लेकिन इंडिविजुअली देखूंगा ना तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी। जैसे सी के लिए ए को छोड़ने पे जो हमारा लग रहा था, तो मार्जिनल कास्ट इन रिस्पेक्ट टू ए हमारा कितना हुआ, 200, और मार्जिनल कास्ट इन रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, 250। तो ये जो कास्ट का इंडिविजुअली जो हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। और यदि मैं एज ए होल देखूं तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट, लेकिन जब इंडिविजुअली देखूंगा तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट है। मार्जिन का मतलब है डिफरेंस, इंडिविजुअली देखेंगे तभी ना डिफरेंस निकाल पाएंगे, होल में कहाँ से डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो मार्जिन ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। अब आइए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे चलते हैं। दोस्तों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, आइए समझते हैं। अभी तक तो हमने फार्मूला रटा होगा, इट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रूट्स, है ना पढ़ते हैं, इसके मतलब को ही समझ लेते हैं। छोड़, कर्व का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम possible production
in given resources. Maximum possible production in given resource, यह है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। और कर का मतलब है ग्राफ। जब किसी ग्राफ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन किसी गिवन रिसोर्स का हम बना दें तो वो ग्राफ क्या कहलाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाती है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जैसे मैं बता दूं आपको, अलग अलग अल्टरनेटिव हम तैयार करते हैं, अलग अलग मेथड तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन किन चीज़ों से होगा, आपने जो पढ़ रखा है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्रोडक्शन होगा लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, एंटरप्रेन्योरशिप से। आप थोड़ा यदि केयर करें तो आप महसूस करेंगे कि इसी मशीनरी, इसी टेक्नोलॉजी से केवल प्रोडक्शन कर सकता हूं मैं, या केवल लेबर लगा के प्रोडक्शन कर सकता हूं मैं, या कुछ लेबर कुछ मशीनरी लगा सकता हूं मैं। यानी हमारे पास हर तरीके के सुविधा उपलब्ध हैं, हम किसी तरह काम करवा सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाना है, टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करवाना है। जितना भी हमें टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से हमारा कास्ट फैक्टर बहुत इफेक्ट ना हो। बहुत ज़्यादा लेबर यदि मैं लगा दूँ तो लेबर हमारा ऐसा ना हो कि चार्ज खराब कर दे, लेबर कई दिनों में काम कर रहा है, समय बहुत ज़्यादा लग जाए। तो हमें कुछ ऐसा पॉसिबल कम्बिनेशन बनाना है जिससे हम बहुत इकोनॉमी हमारा प्रोडक्शन हो, टाइम टू टाइम हम प्रोडक्शन कर सकें और कास्ट बेरिंग फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, यानी हम इन्हीं प्रोडक्शन में से इस तरह का काम करते हैं जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं। तो गिवन रिसोर्स में जो भी हमें दिया गया है, गिवन रिसोर्स में लैंड भी दिया, लेबर भी दिया, कैपिटल भी दिया, एंटरप्रेन्योर भी दिया, इसी में से हमें पैसे लगाने हैं, इसी में से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, इसी में से हमें लेबर लेने हैं। लेकिन उनका इस तरह से कुछ समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। जो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं हम मैक्सिमम बना सकते हैं। इसीलिए इसका प्रोडक्शन एक्चुअल में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देयर आर इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, लेकिन हम ट्राई यही करते हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाए। तो उसी के लिए हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे मान लेते हैं कि हम 2 गुड्स बना सकते हैं। लैंड है, लैंड पे हम राइस भी ग्रो कर सकते हैं, पल्स भी ग्रो कर सकते हैं, वीट भी ग्रो कर सकते हैं। समझ ये बात की नहीं? यदि हमारे पास कोई कपड़ा है तो कपड़ा से हम शर्ट बना सकते हैं, उसी कपड़े से हम, अब भाई शर्ट का अलग कपड़ा होगा तो उसी फुल शर्ट बना सकते हैं, हाफ शर्ट बना सकते हैं। पैंट है तो पैंट कई वैरायटी की हम सिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी चीज़ यदि रॉ मटेरियल है तो हम ये मान लेते हैं कि इसके हम 2 पेयर बनाते हैं या 2 गुड्स बनाएंगे, गुड्स ए और गुड्स बी, और इन्हीं का अलग अलग पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं और इन्हीं पॉसिबिलिटी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे ड्रा करके देखते हैं कि हमारा कर्व कैसा जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक आइटम ए है, एक आइटम बी है। जब आइटम ए तैयार होता है 10 यूनिट, तो उस समय आइटम बी 0 यूनिट तैयार होती है। जब आइटम, थोड़ा दूरी पे लिखते हैं, जब आइटम बी रेडी होती है, ये ए 8 यूनिट रेडी होती है, तो बी का 1 यूनिट रेडी होता है। इसी तरह से जब ये 6 यूनिट रेडी होती है तो इसका 2 यूनिट रेडी होता है।
इसी तरीके से जब ये 8 यूनिट होती है, या इसको 6 ना करके आप इसको 5 यूनिट कर लीजिए, इसको आप 1 यूनिट कर लीजिए, यहाँ पे इसकी 3 यूनिट प्रोड्यूस हो गई। अब मैं कहूँ कि मार्जिनल, ये जो इनके बीच का जो मार्जिन है, जो कास्ट बन रहा है अपॉर्चुनिटी का, वो क्या है वो देखते हैं। तो आप कहोगे आइटम ए के लिए यहाँ पे 2 रुपये बना, या 2 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट का बन रहा है, और यहाँ पे हमेशा 1 यूनिट का। ये जरूरी नहीं कि हमेशा 1 होगा, हो सकता है कुछ ज़्यादा कुछ कम हो, ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया है। यदि हम इसको ड्रा करें, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, एक कर्व में ड्रा करूँ इसको, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे हमने ए गुड्स को ले लिया, और एक्स एक्सिस पे हमने बी गुड्स को ले लिया, ठीक। बी गुड्स में 0 यूनिट था, 1 था, 2 था, 3 था। 0 पे हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 10 यूनिट का हो रहा था। फिर जो 1 पे प्रोडक्शन हो रहा था 10, 8, 6, 4, 2, 1 बीच में कहीं। तो जब 1 यूनिट हमारा प्रोडक्शन इसका हुआ था तो ये 8 यूनिट था। जब ये 2 यूनिट प्रोडक्शन इसका हुआ था तो ये 5 यूनिट के आसपास था। जब ये 3 यूनिट था तो ये 1 यूनिट के आसपास था। आप यदि देखोगे, इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो देखो कुछ इस तरह से ग्राफ बनाइए, जो कि ये गलत ग्राफ है। ये गलत ग्राफ है इसलिए क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा अपॉर्चुनिटी कास्ट डिक्रीज कर रही थी, लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एग्जम्पशन क्या होता है वो देखते हैं। इसको इधर रहने दीजिए कुछ। अब दिमाग में रखेंगे कि जब अपॉर्चुनिटी कास्ट डिक्रीज होगी तब ऐसे कर्व बनने की पॉसिबिलिटी आप एग्जाम में पूछ सकता है कि अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब रिवर्स कब होता है। मैं बताता हूँ कैसे समझोगे कि आप रिवर्स कैसे हो गया। वास्तव में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि होगा तो कब होगा, जब आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट डिक्रीज करेगी। अपॉर्चुनिटी कास्ट आपकी डिक्रीज करेगी तब ऐसा कर्व पॉसिबल है। इस वाले कर्व को कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स से, जो कि अपॉर्चुनिटी कास्ट कॉन्वेक्स शेप नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी कास्ट कॉन्केव शेप होता है। अपॉर्चुनिटी कास्ट का शेप कुछ इस तरह से बनता है, और अपॉर्चुनिटी कास्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीएफ कर्व कुछ इस तरह से इसलिए बनता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कास्ट आपका हमेशा इंक्रीज करता है। तो आप याद रखेंगे पीसीएफ के लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट हमेशा इंक्रीज करेगा। यदि अपॉर्चुनिटी कास्ट डिक्रीज किया तो ये कॉन्वेक्स शेप बनेगा। और अपॉर्चुनिटी कास्ट का शेप कैसा होता है, तो आप लिखेंगे कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव टू ओरिजिन, अपॉर्चुनिटी कास्ट का शेप कॉनकेव टू ओरिजिन होते हैं। लेकिन ये कॉन्वेक्स कब बनेगी, जब अपॉर्चुनिटी कास्ट हमेशा घटती रहेगी, डिक्राइज करेगी।
और ये फ्लैट कब बनता है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन आपने पूछता है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट कब फ्लैट बनेगा, सॉरी पीपीएफ कास्ट शेप कब बनेगा। तो आप लिखेंगे कि स्ट्रेट लाइन तब पीपीएफ बनती है जब अपॉर्चुनिटी कास्ट कांस्टेंट होती है। जब अपॉर्चुनिटी कास्ट कांस्टेंट हो जाए, अपॉर्चुनिटी कास्ट का जो रेशियो है वो जब कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 शेप है। एक्चुअल शेप कैसा होता है, जब अपॉर्चुनिटी कास्ट हमेशा इंक्रीज करता है, पीपीएफ में हमेशा इंक्रीज करता है, कॉन्केव टू ओरिजिन होती है, ये एक्चुअल शेप है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, यदि मैं कहूँ यदि अपॉर्चुनिटी कास्ट घटने लगे तब कैसा शेप होगा, तो रिवर्स हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स चला जाएगा। मैं कहूँ यदि अपॉर्चुनिटी कास्ट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा तब स्ट्रेट लाइन शेप होगा। तो शेप के बारे में हमें 3 चीज मिल गया। ओरिजिनल शेप कैसा है, कॉन्केव टू ओरिजिन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, ओरिजिन टू कॉन्केव टू ओरिजिन। अब आइए कुछ इसमें देखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे 2 कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट लाइन का कर्व तो ये होता है, आपको पता हो गया। ये कर्व कब होता है, ये कर्व तब होता है तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हमने अपनी कॉस्ट बहुत इफेक्टिवली यूज की है, हमने अपना लैंड जितना जैसे यूज करना चाहिए किया है, हमने अपनी मशीनरी दैट्स मीन्स टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिवली यूज की है। हर चीज़ करने के बाद जो कि हम मैक्सिमम अपना प्रयास कर सकते थे, उसके बाद ये कर्व बना। लेकिन फिर वही इमेजिनरी बात, यदि आपका ये कर्व बन रहा है पीपीएफ का, तो कब ऐसा होगा जब आपका कर्व पीपीएफ का कुछ इस तरह से हो जाएगा, और कब ऐसा होगा जब आपका पीपीएफ का कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब पीपीएफ कर्व मान लेते हैं इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को ई। कब पीपीएफ कर्व आपका पॉइंट ए वाले पे शिफ्ट होगा और कब पॉइंट ई पे शिफ्ट होगा। दोस्तों पॉइंट ई पे शिफ्ट होने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि हमने सब कुछ मैक्सिमाइज यूज कर लिया है। पॉइंट ई पे तभी हम जाएंगे जब हम अपना रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज करेंगे। अब आपसे पूछे कि पीपीएफ कब ई पे शिफ्ट करेगा, तो आप बोलोगे कि जितना रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी दिया है उसमें तो नहीं होगा। हाँ, एक चांस है कि रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को आप बढ़वा दीजिए तो हम पीपीएफ को ई पे शिफ्ट करा देंगे। ठीक, और ये देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की है। लेकिन पॉइंट ए कब होगा, जब आप कहोगे ये अंडर यूटिलाइजेशन हो गया, यानी यूटिलाइज ही नहीं हुआ पूरा पूरा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है तो पॉइंट ए पे पीपीएफ शिफ्ट करता है। जब ई पे जाने का मतलब होता है जब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी हमारा बढ़ाना पड़े, और इस लाइन पे तो पीपीएफ लाई कर ही रहा है। आई होप कि आपने पीपीएफ समझ लिया होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक और नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लाइन। पीपीएफ या पीपीसी कहिए, दोनों एक ही बात है। ये पीपीएफ से क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लीजिए, इतना समझने की जरूरत नहीं है। पीपीएफ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूछेगा पीपीएफ कैसा शेप होता है, तो आप कहोगे कॉनकेव, लेफ्ट टू राइट, ओरिजिन। कहेगा पीपीएफ कब स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो आप बता दोगे कि उसी शर्त में बनेगा पीपीएफ स्ट्रेट लाइन
जब मार्जिनल कास्ट का जो रेशियो है गुड्स ए और गुड्स बी का, उनका जो रेशियो है वो कैसा हो, वो हमेशा एक हो, कांस्टेंट हो, हमेशा एक हो या कांस्टेंट हो। और कब ये उल्टा बन सकता है, तो आप कहोगे कि जब पीपीएफ हमारा ये बना है इसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट हमेशा इंक्रीज करता है, लेकिन यदि अब इंक्रीज किया तो उभरा हुआ है, नियत रहा कांस्टेंट रहा तो सीधा है। अब मैं कहूँगा डिक्रीज करे तो आप कहोगे अंदर की तरफ झुक जाएगा, तो जब डिक्रीज करेगा तो कन्वेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक, पीपीएफ कब ए पे आएगा तो आप कहोगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पीपीएफ कब ई पे जाएगा तो आप कहोगे उसके लिए रिसोर्स का कुछ नहीं करना है, आप बढ़वा दीजिए रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, पीपीएफ ई पे शिफ्ट कर जाएगा। पीपीएफ से इतना क्वेश्चन बनता है। एक दो बातें और, अब कुछ बेतुके से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि पीपीएफ में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ही क्यों रखा। देखिए आपको परिभाषा में नहीं लिखा है, आपके दिमाग में आ रहा है परिभाषा नहीं लिखा है, लिख लो परिभाषा, इट इज द कर्व फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, या इट इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इट इज द पॉसिबल कर्व ऑफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ कर्व ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो आप जो भी है बुक में अपना रट लीजिएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वाला जो फार्मूला है वो क्यों है, कैसे है, वो सारी बातें मैंने क्लियर की हुई हैं। अच्छा, क्यों टू गुड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है दोस्तों, हमने एग्जम्पशन में रखा है कि दो गुड्स का एक कॉम्बिनेशन होगा, उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक गुड्स को मैंने इधर दिखा दिया, एक गुड्स को मैंने इधर दिखा दिया, यदि तीसरी गुड्स होती तो कहाँ ले जाता, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई दो एक्सिस ही बनती हैं तो यहाँ पे, ठीक है। एक और होता है MRT, ये होता है रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग बटा रेशियो ऑफ गेन। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जो MRT होता है ये स्लोप दिखाता है, और स्लोप का जो फार्मूला होता है वो हमेशा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा वाई मतलब जो सेक्रीफाइसिंग है, डेल्टा एक्स का मतलब जो गेन है, बस आप इतना याद रखेंगे। आज इतना ही तक रखते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। जय हिंद, जय भारत।